सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। आज 12वीं कक्षा के अध्याय धारा विद्युत में फिर से आपका स्वागत है। पिछले जो भी सत्र में हमने किया था, पिछले सत्र में हमने विद्युत धारा के बारे में जाना था। अलग अलग पदार्थ में विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है, किन आवेशित कणों के माध्यम से, ये हमने जाना था। विद्युत धारा के प्रकार जाने थे, विद्युत धारा का परिमाण व दिशा, इसके बारे में हमने जाना था। आज के इस सत्र में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है धारा घनत्व, और इसके आगे की बातें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, धारा घनत्व क्या है। तो विद्युत धारा अगर हम कहते हैं तो एक बार और भी जानने की ज़रूरत है कि विद्युत धारा क्या सदिश है कि अदिश है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ, आपको याद दिला दूं कि विद्युत धारा अदिश राशि है। मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं कि कोई भी राशि जब अदिश है या सदिश है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये पता लगाना होता है कि क्या जो सदिश राशि के लिए जो जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो भी उसका अलजेब्रा है, बेसिकली उस अलजेब्रा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। तो सदिश राशि को अलग तरीके से जोड़ते या गुणा करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपने 11वीं कक्षा में वो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जब धारा घनत्व की बात करते हैं तो धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो कैसे पता चला कि सदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है, ये हमें कैसे पता चला। ये इसलिए पता चला कि हम जब भी लिखते हैं विद्युत धारा को लिखते हैं धारा घनत्व, या इसको ऐसे धारा घनत्व और इसके क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, ये दो सदिश राशियां हैं। कौन है ये धारा घनत्व है, और इसको मैं यहां पर बता दिया मैंने, सदिश राशि है। वो सदिश राशि जिसका कि हम यहां पर इसको अगर परिभाषित करें, सबसे पहले समझ लेते हैं, परिभाषित करते हैं, फिर हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि क्यों विद्युत धारा अदिश राशि है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें धारा घनत्व के बारे में जानना पड़ेगा। धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिप्रेक्ष्य में धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में, यहाँ पर परिभाषा में ही इसको यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, क्या धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका परिमाण उस बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा के परिमाण के बराबर होता है। मतलब सीधा सीधा आपको यह समझना है कि J को हम ये कहते हैं, यानी कि ये जो धारा घनत्व है इसको हम कहेंगे सीधा सीधा विद्युत धारा और प्रति इकाई क्षेत्रफल। यहां पर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमारे पास ये अनुप्रस्थ काट है, इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो धारा घनत्व विशेष तौर पर जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तुरंत आप उसको याद कर लो, तुरंत आपको रिकॉल कर लो, आसानी से रिकॉल कर दो। क्या
धारा घनत्व का सीधा मतलब विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल। जो एक मोटी सी बात रखनी है, देखो अगर परिभाषा हमें लिखना है शब्दों में, जो परीक्षा पत्र में जो लिखना है, वहां पर क्या लिखना है, वहां पर हमें लिखना है, ये पूरी चीज लिखनी पड़ेगी। लेकिन समझने के लिए जो परिभाषा हमारे बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल कम से कम शब्दों में हमारे समझ आ जाए, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसा कि मैं बता चुका हूं, लिखने के लिए तो आप ये पूरा लिखें, जरूरी है, ताकि आपको पूरे अंक मिले, अंक में कोई कटौती ना हो। और उसके बाद फिर जब हम उसका उपयोग करें तो हमें यह जानना जरूरी है, इतने शब्दों के जाल में हम नहीं फंस सकते। हमें बिल्कुल कम से कम शब्दों में जो है वो राशि जो अभिव्यक्त करती है उसको हमें जानना है। तो विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल, विद्युत धारा का परिमाण प्रति इकाई क्षेत्रफल। किस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से सोचते हैं, इसके बारे में फिर से जानते हैं। क्या ये तार है, इस तार में धारा, विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है और ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात हो रही है। इसका महत्व आगे हम और भी जानेंगे, जरूरी है ये सारी बातें। अच्छा, अब हम थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं सबसे पहले कि अब हमारे पास एक और संबंध आ गया। क्या क्या आया कि विद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन तीनों के बीच का जो संबंध है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमने पहले भी ये अनुभव किया। हम कहीं ना कहीं हमने जब अध्याय 1 में बात की होगी, गॉस थ्योरम हमने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी हमने ये जाना कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल की जो हम बात करते हैं उसको हम सदिश राशि के तौर पर लेते हैं। तो जब सदिश राशि के तौर पर लेते हैं तो क्षेत्रफल भी सदिश राशि हो गई। इसके बाद फिर इसको भी हम सदिश राशि के तौर पर ले रहे हैं। तो जब इसको और क्षेत्रफल को सदिश राशि के तौर पर ले रहे हैं तो विद्युत धारा हमारा जो आएगा, विद्युत धारा आएगा क्या, अदिश गुणनफल 2। विद्युत धारा हमारा क्या आएगा, विद्युत धारा आएगा सदिश गुणनफल किसका, किन दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल आएगा। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये विद्युत धारा है। विद्युत धारा हमारा क्या होगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्योंकि एक अगर ये पूछा जा सकता है एक अंक के प्रश्न में कि क्या विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों विद्युत धारा इसलिए एक अदिश राशि है। एक वजह आप ये भी दे सकते हैं, एक कारण ये भी बता सकते हैं कि विद्युत धारा को इन दो सदिशों के अदिश गुणनफल के तौर पर अभिव्यक्त किया जाता है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। निश्चित हो गए, ये इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये आ गई अदिश राशि। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, मैं यहां पर फिर से J इक्वल्स लिख दूं, J इक्वल्स क्या, विद्युत धारा और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, विद्युत धारा व क्षेत्रफल। अब क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका मात्रक क्या है, तो इसके मात्रक के बारे में भी जान लेते हैं। मात्रक क्या होगा, मात्रक, इसका मात्रक होगा, अगर आप विद्युत धारा की बात करेंगे तो क्या एम्पियर है, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल एसआई मात्रक अगर लेंगे क्षेत्रफल का तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। तो यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर यहां पर हम मीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या होगा, किसके मात्रक की बात हो रही है, किसके मात्रक की बात हो रही है, हमने धारा घनत्व के मात्रक की बात की। क्या होगा धारा मात्रक का, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, क्या कहा हमने, प्रति वर्ग मीटर। क्यों ऐसा होगा, आपको पता है विद्युत धारा का एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, ये हमने जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे
दूसरे जो भी हमारी चीज़ें हैं दूसरे इसमें हम देखेंगे। हमें क्या लेना है, हमें अब अगले टॉपिक की तरफ अगर बढ़ना है, अगले टॉपिक में हमें क्या लेना है, अगले टॉपिक में हमें लेना है धारा घनत्व के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग क्या हुआ? अनुगमन वेग का मतलब यह होता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के बारे में अगर जानना है तो सीधी बातें आपको क्या समझनी है, किसके अनुगमन वेग की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अनुगमन वेग का हम निकालेंगे अनुगमन वेग किसके, ठोस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो जिस प्रवाह से बहेगी, इलेक्ट्रॉन का जब चलना होगा तो उसके अनुगमन वेग की बात हो रही है। जैसा कि पिछले कक्षा में भी हमने पिछले सत्र में भी सीखा है क्या कि ठोस चालक के अंदर जो धारावाहक होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बातें हमने जानी थी, ये हमने सीखा था। क्या ठोस चालक के अंदर विद्युत धारावाहक जो है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में, जैसे कि अगर मैंने बताया था विभव के अंतर में, अगर इस दिशा में विभव का अंतर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी, इसके विपरीत दिशा में होगी। तो ये बातें हमने सीखी थी, ये बातें हमें ज्ञात था। अब हम क्या सीखने वाले हैं यहां पर कि उस इलेक्ट्रॉन जो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यह हमें पता है। तो यहां पर हमें यह जानने की जरूरत है कि जब विद्युत क्षेत्र का कि हमने यहां पर लगाया विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, तब इलेक्ट्रॉन किसी खास दिशा में इसके विपरीत इस दिशा में किस वेग से चलेगी। तो यहां पर दो बातें समझनी है अनुगमन वेग के बारे में। एक तो हमें यह बात समझनी है कि ये एक समान वेग है, एक समान वेग, एक समान वो औसत। जो अनुगमन वेग की बात हम कर रहे हैं, अनुगमन वेग किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एक समान व औसत वेग। औसत क्यों, इसके बारे में भी बात करेंगे। यह कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होगी। तो अब हम यह देखते हैं, इसका सीधा सीधा जो हम रखेंगे, हम इसका फॉर्मूला जो होगा, सूत्र क्या होगा, इसको हम अनुगमन वेग को इस तरीके से परिभाषित करते हैं। इसको हम कहते हैं, ये चार्ज है, यानी कि आवेश। किसके आवेश की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। और इसको श्रांति काल कहते हैं। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा सब्र करके हम एक एक धैर्य के साथ एक एक चीज हम जानेंगे कि अनुगमन वेग है क्या। सबसे पहले हमें यह जानना है अनुगमन वेग, इसके पहले हमें यह जानना है कि किसका अनुगमन वेग, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन का, किस में, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं तो आसान होगा समझने में। तो अनुगमन वेग किसका, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन का। अनुगमन वेग किस में, तो ठोस चालक के अंदर के अनुगमन वेग की हम बात करते हैं। ठीक है, ठोस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को हम क्या लेते, परिभाषित कैसे करते हैं, तो यह एक औसत वेग है, एक समान औसत वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का। कब, जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होती है,
यानी कि तार के अंदर अगर हम विभवांतर हम दे दें, विभवांतर हमने स्थापित कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ। और विद्युत क्षेत्र का निर्माण होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक समान औसत वेग किसी निश्चित दिशा में होता है। इसी को हम अनुगमन वेग बोलते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन गति करता है या नहीं करता है। तो इसके बारे में ये बहुत ज़रूरी है जानना। आपको ध्यान में होगा कि गैसों के जब हम अनुगतिक सिद्धांत की बात की हमने की थी 11वीं कक्षा में, तो वहाँ पर क्या हमने सीखा था कि सब ये चलता है, ये हर उनका आपस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आपस में भी कहीं ना कहीं कोलिजन होगा, उसका क्या होगा, उसका एक दूसरे से टकराएंगे, टक्कर होगा। और उसकी जो उष्मीय गति है किसी खास दिशा में, उसको अगर जब हम सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो शून्य होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से इस तरह से आपस में टकरा रहे हैं कि उनकी दिशा बिल्कुल अलग है। तो खास दिशा में उनका प्रवाह नहीं हो रहा। तो खास दिशा में प्रवाह तब होगा, किसका प्रवाह होना है, इलेक्ट्रॉन का। किसमें, ठोस चालक में। इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझने की जरूरत है कि हम एक सूत्र पकड़ते चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की जो भी चीजें हैं वो हम उससे जोड़ करके अगर हम चलेंगे आगे, तो क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में बहुत बढ़िया तरीके से चीजें स्थापित रहेंगी। जब भी जरूरत है हम आराम से उसको याद करके, रिकॉल करके उपयोग में ला सकते हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं। क्या बताया मैंने, अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तब अनुगमन वेग होगा। यहां पर अब देख पा रहे हैं कि जो अब हमने एक्सप्रेशन लिया हुआ है, इसमें यही बात आ रही है। विद्युत क्षेत्र अनुगमन वेग जो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही होगा। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया, इसके डेरिवेशन की तरफ भी हम चलेंगे। इसका भी अभिकलन करेंगे। अभिकलन करने से पहले हमें बस ये जानने की जरूरत है कि कौन सी चीजें क्या है। ई यहां पर आवेश है, किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, मास क्या है, मास यहां पर है द्रव्यमान, m जो है, m क्या है, द्रव्यमान। किसका, ये भी इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर ये एक नई राशि हो गई आपके लिए, इसको बोलते हैं श्रांति काल। ये क्या हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे, श्रांति काल। इसके बाद जो बात आई वो क्या है, ये आपको विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पता है कि आपने स्थिर जब विद्युत की बात की थी, जहां अध्याय 1 में, 12वीं कक्षा के अध्याय 1 में आपने ये सारी बातें पढ़ी हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको काफी जानकारी है और उसी आधार पर अभी यहां पर हमें काम करना है। और एक और चीज देखनी है कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में जो संबंध है उसका भी उपयोग यहां पर किया जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, इसकी डेरिवेशन भी करनी है, इसका अभिकलन करेंगे हम। एक बार फिर से हम इसके परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक समान औसत वेग, इलेक्ट्रॉन का एक समान औसत वेग, बिल्कुल खास शब्द जो है उसको एक बार पहले ले लेते हैं इसमें। और क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक समान औसत वेग, एक समान, इलेक्ट्रॉन का एक समान औसत वेग, एक समान औसत वेग, जिसमें औसत वेग कब, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जिससे इलेक्ट्रॉन एक छोर से, इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक
दूसरे सिरे तक गमन करता है। यह परिभाषा बहुत ही कम शब्दों में मैंने बताया आपको। क्या? एक समान औसत वेग। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक समान औसत वेग। अब आपके मन में ये विचार जरूर उठना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र जब होगी तो किसी भी आवेश के ऊपर क्या बल लगेगा? क्या लगेगा? बल लगेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है तभी हुआ यह संभव कि इस दिशा से इस दिशा में, मतलब इसको हमने धनात्मक कह दिया, इसको हमने ऋणात्मक दे दिया। ठीक है, तो धनात्मक छोर की ओर जाएगा, धनात्मक सिरे की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन तब जबकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है। तो इस परिस्थिति में हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक समान औसत वेग होगा? एक समान औसत वेग इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन जब पहले अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या था कि उनका जो गमन हो रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस इस तरह से चल रहे थे, मतलब बिल्कुल किसी खास दिशा में नहीं चल रहे थे। उनका जो गमन था, आवागमन, वो कैसे हो रहा था? वो बिल्कुल अनियत था, किसी खास दिशा में नहीं था, अनियमित हो रहा था बिल्कुल। एक कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरा इस तरफ चला गया, फिर इस तरफ चला गया, इसकी अपनी क्या हुई? इनकी टक्कर हुई, तो एक दूसरे से टकराते रहे। अब यहाँ पर एक समान वेग जो हम निकालेंगे वो क्यों हुआ? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होगी उसकी, फिर टक्कर होने के बाद फिर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फिर से वो क्या होगा? त्वरित होगा, त्वरित हुआ, फिर थोड़ी देर चला, फिर अगला टक्कर, फिर अगला टक्कर। तो इसी तरह से त्वरित होना और फिर अगला टक्कर होना, फिर त्वरित होना, फिर अगला टक्कर होना, इस तरह की परिस्थिति बनती रही। और क्या होगा? एक दिशा में, एक नियत दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, वो एक दिशा में चलते रहे। ये ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसलिए औसत वेग बनता है, एक समान औसत वेग। इसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि श्रांति काल क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब है, इस सूत्र में जब है, तो ये क्यों है और इसका महत्व क्या है, यहां पर यह समझना है। हम निकालते क्या है? औसत वेग निकालते हैं। यहां पर औसत वेग निकालते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की हम खास विद्युत क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का जो हम देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण देखेंगे, त्वरण कैसे निकालेंगे? त्वरण हम निकालेंगे बल और द्रव्यमान का, जो हमें पता है त्वरण क्या होता है। अगर हमें बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अगर हमें त्वरण निकालना हो तो त्वरण कैसे निकलेगा? त्वरण निकल जाएगा बल और द्रव्यमान को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहां पर कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर बल लगा विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो कितना बल लगेगा? बल लगेगा इसमें आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, और ये मास हमने रखा, तो ये त्वरण हो गया। त्वरण की ये सूत्र हो गया, त्वरण के लिए हमने ये निकाला इक्वेशन। अब क्या करेंगे? इसको हमें रखना पड़ेगा क्या? हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? हमें सबसे पहले ये देखना है, दो परिस्थितियों में देखते हैं, दो परिस्थितियों में देखते हैं। जब विद्युत क्षेत्र नहीं उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तब की परिस्थिति क्या बनेगी? और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तब क्या बनेगा? यहां पर जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है, पहले एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, मतलब औसत वेग जो बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? सारे इलेक्ट्रॉन उनकी अनियमित गति थी, तो औसत वेग उनका जो होगा, औसत वेग हो जाएगा 0।
औसत वेग क्या होगा? शून्य। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब सीधा सीधा है कि n नंबर, यहां पर n जो लिया है हमने, इलेक्ट्रॉन की संख्या ली है। n क्या ली है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अंदर? उस चालक के अंदर। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो अब हम औसत निकालते हैं। आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं? तो सारे अगर हम देखेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन, किसी की दिशा इस तरफ थी, किसी की दिशा इस तरफ हो रही है, किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी की दिशा इस तरफ ले लेंगे, अलग अलग है बिल्कुल, सबकी दिशा बिल्कुल अलग अलग है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? सबका जो हमने शुरुआती लिया, U1, U2, U3, U4, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या होगा? UN तक, ये सभी क्या है? वेग है। कब? जबकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं है। किसके अंदर? चालक के अंदर। तो ये हमने पता लगा लिया, ठीक है। इसका एवरेज वेलोसिटी यानी कि ये इसका औसत वेग क्यों शून्य होगा? औसत वेग इसलिए शून्य होगा क्योंकि उनका जो वेग है वो एक खास दिशा में नहीं है, ठीक है। अब जबकि हमने ये पहला इक्वेशन ले लेते हैं। ये पहला इक्वेशन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अनुगमन वेग का हम निकालेंगे सूत्र। कैसे निकालेंगे? यही हम अभी कर रहे हैं। ये सूत्र है अनुगमन वेग का, इसी को हम अभी ज्ञात करेंगे। कैसे आएगा ये, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला चरण जो है, हमें ये बताना है कि विद्युत क्षेत्र शून्य है। विद्युत क्षेत्र जब नहीं लगाया गया चालक के अंदर, तब क्या होगा? अब जब विद्युत क्षेत्र हमने दिया, उपस्थित है अब विद्युत क्षेत्र, तब क्या होगा? उस परिस्थिति में सारे इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे। त्वरण जो होगा किसका? त्वरण जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा? फोर्स यानी कि बल और द्रव्यमान का औसत। बल बटा द्रव्यमान। बल कितना लगेगा? आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो आपने पहले पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र होता है बल और राशि के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहां पर बल जब निकालेंगे तो क्या होगा? आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। आवेश क्या है? यहां पर कौन सी राशि, कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? E लिखेंगे। तो यहां पर हम E लिख लेते हैं, E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज हमें ये जानना है, त्वरण हमें सदिश है, पता है हमें, त्वरण सदिश है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है किस दिशा में चलेगा? इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी। तो इसका त्वरण जो होगा इस दिशा में होगा। अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में चल रही है तो ये हमने अगर अभी इसी को हमने किया था पहले, विभवांतर अगर हमने स्थापित किया, ये प्लस है ये माइनस है, तो विभवांतर ये V1 V2 विभवांतर हो गया। ये V1 बड़ा है, V2 छोटा है। इस विभवांतर के इसमें जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी और इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इस तरफ होगी। तो यहां पर हम सीधे तौर पर कर सकते हैं, बल सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर ऋणात्मक लिखा है। अब हम क्या करेंगे? ये आ गया हमारा त्वरण आ गया। अब हमें यह देखना है कि जब हर एक इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेग क्या होगा। तो एक का हम अगर वेग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले क्या था इस परिस्थिति में? क्या था? U1। दूसरी परिस्थिति में क्या बन गया? A, और यहां पर लिखेंगे T1।
कितना समय लगेगा। मान लेते हैं जब अब ये दिशा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन था, अब जबकि यहां से यहां चलेगा, इस दिशा में चलेगा, एक खास दिशा में चलना शुरू हुआ, तो खास दिशा में चलेगा तो उसमें कितना समय लगेगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, तो वो t1 लगेगा। इसी तरह से हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन का लिखा v2, वो क्या होगा u2 और at2। अब यहां पर एक खास बात समझने वाली है कि हर एक इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण का परिमाण होगा वो तो एक ही होगा। क्यों ऐसा? कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है, वो हमने नियत मान लिया हुआ है। इसका आवेश, इसका द्रव्यमान, ये सब कुछ नियत है, तो त्वरण तो उसका सभी का बराबर ही होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा। अब इसी तरह से हमने सारे इलेक्ट्रॉन का ले लिया, Vn का हमने ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा Un प्लस, ठीक है। अब इन सब का हम औसत निकालेंगे। जब औसत निकालेंगे, यहां तक बात समझ आ गई है? औसत निकालेंगे क्या होगा? औसत निकालने के लिए हम सीधे सीधे तौर पर औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सभी को जोड़कर n से विभाजित करना है। तो क्या करेंगे? इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं, उसका औसत निकालते हैं। तो इसका साधारण सा जो हम लिखते हैं फॉर्मूला, वो इस तरह से सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ने पर क्या हुआ कि एक, अब ये यहां पर हमारे पास आ गया, इन सबको हमें जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो u वाले सारे एक साथ आ गए। ये त्वरण कैसे हो गया? ये इस तरह से बन जाएगा अब n, और इसको हमने लिखा ऐसे प्लस a हमारा बाहर आ गया, और सारे समय का जो है औसत वो आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमने लिखा। अनुगमन वेग हमारे पास अभी ये बन रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसके लिए ये कब है? जबकि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था, E 0 था, तब ये जो उनकी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, यानी कि वेग था सबका, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या था? सबका, उनका जो औसत था वो 0 था, यानी कि इसके लिए हम 0 बोलेंगे, ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो होगा ये खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम 0 लिखेंगे। ए के लिए हम क्या लिखेंगे? ए के लिए हमारे पास ये है परिमाण, इसको लिखना है, और इसी को श्रांति काल कहते हैं। ये जो है हमारा समय, इसको हम श्रांति काल कहते हैं। तो इसको परिभाषित भी करेंगे अभी खास तौर से। अब हमारे पास जो आ गया परिणाम, क्या परिणाम आया है, अंतिम परिणाम क्या आया, उस पर गौर कर लेते हैं। अंतिम परिणाम जो आया उस पर गौर कर लेते हैं। इसी को हमने किया यहां पर। अनुगमन वेग का हमें अब परिमाण ज्ञात हो गया है। क्या ज्ञात हुआ? इसके लिए हम 0 लिखेंगे, क्योंकि इसका औसत जो है, प्रारंभिक वेग का औसत 0 होगा तब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो वो प्रारंभिक था। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र दिया, तब फिर हमने क्या करना है, यहां पर ये 0। अब इसके बारे में, इसको लिखना है हमें, त्वरण लिखना है, और ये श्रांति काल बोलते हैं इसको, यानी कि इसको हम बोलेंगे श्रांति काल। इसके बारे में भी बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या है। दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकरा रहे हैं, कई सारे बार टक्कर हो रही है, तो जब टक्कर नहीं हो रही है, एक तरह से इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दो टक्कर के बीच में जो समय है उसका औसत श्रांति काल कहलाता है। तो सीधा सीधा तौर पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया अनुगमन वेग का। ये फॉर्मूला है हमारा
अनुगमन वेग का। आपने ये समझ लिया। अब अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और भी जानेंगे कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, और भी बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद।